इस लेक्चर का नाम है सेव योर 30 सेकंड्स इन रोटेशनल मोशन क्वेश्चंस। स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें टाइम बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आधा काफ़ी टाइम तो सोचने में निकल जाता है। जैसे ये थोड़ा मॉडिफाइड है, ये रोटेशनल मोशन का है जिसमें डिस्क है, इसमें स्लॉट है। स्लॉट में बॉडी जो है वो स्फीयर है, सो रोटेशन के अंदर रोटेशन है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखने में लगता है। और बस इसमें मैथ्स है इस प्रॉब्लम में, और कुछ नहीं है। मैथ्स है, फिज़िक्स ज़रा सी है। मैं फिज़िक्स डिस्कस कर देता हूँ सॉरी। मैथ्स आप खुद कर लेंगे, मैथ्स का बस इंटीग्रेशन है। इसमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया होता है ऐसे प्रॉब्लम में, पैराग्राफ प्रॉब्लम है। मैंने मॉडिफाई कर दिया है सो दैट थोड़ा और डिफिकल्ट देखने का हैबिट पड़ जाए। आइडिया इज़ कीप ऑन सीइंग डिफिकल्ट थिंग्स सो दैट व्हेन यू रियली सी द डिफिकल्ट थिंग यू फील कंफर्टेबल। जब किसी नए शहर में जाते हैं, रास्ते अजीब लगते हैं, दूसरे दिन घूमते हैं ठीक लगता है, तीसरे दिन फिर रास्ते नॉर्मल लगने शुरू हो जाते हैं। सो ये है बेसिकली यूज़ टू करना है अपने माइंड को। डिफ़िकल्ट भले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ज़्यादा करें नहीं हो, उसका एटलीस्ट डिफ़िकल्ट के कुछ के सोल्यूशंस ही देख लो। इसलिए बोलता हूँ कुछ जो है ओलंपियाड के क्वेश्चंस के सोल्यूशंस देख लो एक बार सोच के। इरोडोव तो करनी ही करनी है, क्रोटोव भी देखनी है, क्योंकि बिना इरोडोव करे एडवांस के क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, प्रोवाइडेड आप कुछ और कर रहे हो, फिज़िक्स गैलेक्सी कर रहे हो या सिंग गेज कर रहे हो या एसबीटी कर रहे हो या डीसी पांडे कर रहे हो। लेकिन इरोडोव तो मस्ट है। अगर वो कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इरोडोव मस्ट है, क्योंकि बिना इरोडोव के आप एडवांस के क्वेश्चन में थोड़ा सा हिल जाओगे। सो वो ट्रेन करने के लिए ज़रूरी है। और इरोडोव के बाद फर्दर आपको थोड़ा सा कुछ और प्रैक्टिस करना है। मेरा यही अप्रोच है कि कुछ ना कुछ मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पुटअप करता रहूँ सो दैट इरोडोव प्लस हो जाए आपका, इरोडोव प्लस। सो यू हैव टू बी HCV, Kroto, Irodov plus. Then you can say okay, I am comfortable with advance. Now इसमें मैं टाइम सेविंग 30 सेकेंड सेविंग टेक्निक बताता हूँ। किसी भी रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम में वो लगेगी। रोटेशनल मोशन के प्रॉब्लम में मैं इसका इक्वेशन बाद में लिखता हूँ, मैथ्स वाला पार्ट इसका नहीं करूँगा, कंसेप्ट डिस्कस करके छोड़ दूँगा। ऐसे क्वेश्चन में जब भी रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन होते हैं तो या तो आप एनर्जी मेथड कहीं पे लगाते हैं, इसे भी एनर्जी मेथड से कर सकते हैं, या आप फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। बेसिकली दोनों इंटरलिंक्ड है। फिज़िक्स में तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है। सो दोनों मेथड में आप m की जगह m इफेक्टिव लीजिए और उसको लिख लीजिए m1+c। और सपोज आप काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो हाफ m इफेक्टिव v² लिखिए, और m इफेक्टिव की वैल्यू ये है। अपने आप आपका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों कवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन दोनों हो, तब बता रहा हूँ ये टाइम सेविंग टेक्निक। तो एनर्जी में तो बहुत ही ईजी है। यही टेक्निक जो है आपकी लॉज ऑफ मोशन में भी लगती है, स्पेशली जहाँ फ्रिक्शन वगैरह लग रहा हो, रोटेशन विद फ्रिक्शन हो रहा हो। ये है प्योर रोलिंग विद फ्रिक्शन, वहाँ भी लगती है। मैं पहले टेक्निक से आंसर लिख देता हूँ, फिर मेथड से निकालता हूँ, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि वो, और आप हर बार करते हैं, बस वो है कि हम इग्नोर कर देते हैं और उसको याद नहीं रखते कि अरे यहाँ तो ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। बस वो जो हो रहा है ना, यहाँ पे ये हो रहा था एक्चुअली। जब आप ऐड करते हैं बेसिकली ऐड होता है। सी क्या है, सॉरी सी तो बताना भूल गया। सी इज़ जो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है उसके साथ जो लगा रहता है। रिंग में हाफ है, शेल में 2/3 है, स्फीयर में 2/5 है, डिस्क में 1 है। So it is this C is taken from it is coefficient of mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन से कंफ्यूज मत कीजिए, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रेडियस, इट कैन बी लिंक्ड विद रेडियस ऑफ गायरेशन, लेकिन उससे अननेसेसरी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये C लगा दीजिए, बस रोटेशनल ट्रांसलेशनल की एनर्जी कवर हो गई, गलती होने का चांस नहीं है। और देखिए यहाँ पे भी सपोज फोर्स F लग रहा है तो नेचुरली यहाँ फ्रिक्शन भी लगेगा। मैं तो प्रैक्टिस से पता है मुझे इस केस में ऐसे ही लगेगा, और मैं इक्वेशन लिखूंगा, उससे निकालूंगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो सीधा लिखिए m इफेक्टिव इंटू a इजल टू f, एंड इफ़ f इज़ डिपेंडेंट ऑन मास, सपोज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, देन यहाँ पे रियल मास लिखना है। बस ये याद रखना है, रियल मास जो है उसका बॉडी का, यहाँ इफेक्टिव नहीं लिख देना है। अगर f इंडिपेंडेंट ऑफ मास है तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए f लिखिए, f की वैल्यू बाद में लिखिए, और f की वैल्यू अगर मास पे डिपेंडेंट है तो रियल मास। तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पे इस केस में सपोज़ ये सेंटर से डिस्टेंस x पे है स्फीयर, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसके लिए मेरा f का वैल्यू है
एफ़ का वैल्यू है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम रियल लिखना है। सो मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी टाइम्स एम। सो इट इज़ एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, 1 प्लस 2 अपॉन 5, सो इट इज़ 5 अपॉन 7 एक्स ओमेगा स्क्वायर इज़ ए। एम जो है मैंने कैंसिल कर दिया है। फोर्स में ध्यान रखना है, रियल मास लेना है। अब यही इक्वेशन देखिए हम नॉर्मल मेथड से करके देखिए, आपका यही रिज़ल्ट निकलेगा। मैं कर देता हूँ। सपोज़ इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। सो एम ए इज़ इक्वल टू एफ माइनस एफ। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इसलिए लगाया मैंने क्योंकि जब इसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अल्फ़ा ऐसे होगा, प्योर रोलिंग है। सेंटर ऑफ मास पे चले जाइए जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन ढूंढना हो। सेंटर ऑफ मास को देखिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखिए सारे अवेलेबल हैं कि नहीं है। ये तो कोई टॉर्क नहीं देगा, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऐसा होना चाहिए। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए सीधा सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क्स देखिए। जहाँ और टॉर्क्स नहीं लग रहे वहाँ तो बहुत ईजी है। सपोज़ यहाँ पे कोई टॉर्क लग रहा होता, सपोज़ यहाँ पे जो मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पूल वाला जो प्रॉब्लम दिखाया अभी मैंने पहले लोड किया था, उसमें एक फोर्स लग रहा है, सपोज़ एफ डैश। स्पूल होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, तब बताना मुश्किल है। तब आप कोई एक डायरेक्शन ले लीजिए, अपने आप फाइनली जब सॉल्व करेंगे उसमें साइन से पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई और फोर्स नहीं है, सिंगल फोर्स है और वो सेंटर ऑफ मास पे है, तो फ्रिक्शन निकालना का डायरेक्शन बहुत ईजी है। अब इसका रोटेशनल मोशन लिख लीजिए, 2/5 सेंटर के अबाउट लिख रहा हूँ मैं। एम आर स्क्वायर एल्फा इज ए अपॉन आर इज इक्वल टू टॉर्क इज एफ टाइम्स आर। सो 2/5 एम ए इज इक्वल टू एफ। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, सो इट इज़ 7/5 एम ए इज इक्वल टू एफ। सो ए इज़ 5f अपॉन 7m। 5/7 f is m x omega square upon m, so it is 5/7 x omega square। तो सेम रिजल्ट आया। टाइम सेविंग एटलीस्ट 30 सेकेंड आपके बच रहे हैं, और ये लिखने में गलती हो जाता है, प्लस माइनस एग्ज़ाम में वैसे ही दिमाग ख़राब रहता है। तो ये वाला अप्रोच से आप m इफेक्टिव a इज इक्वल टू f डिपेंड्स ऑन रियल मास, रियल मास का रख के लिख लीजिए। सो हमारा यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में, अब ये तो बेसिक चीज़ हो गई, अब इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है। सो a इज़ इक्वल टू कितना आया था हमारा, f अपॉन 1 प्लस c टाइम्स m था ना। f इज़ m x ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2/5 इंटू m, सो इट इज़ x ओमेगा स्क्वायर 5/7। सो इसको मैं जो है 5/7 ओमेगा स्क्वायर को मैं गामा लिख लेता हूँ। गामा इज़ 5/7 ओमेगा स्क्वायर। सो माई ए इज़ गामा एक्स। ये मेरा रिलेशनशिप आ गया। सिंपल ऐसे लिखने से आसानी रहता है कि वो बार बार एंड में वैल्यू रखेंगे इसकी। सिंपल सा इक्वेशन आ गया हमारा। अब जब भी हमारा ये ऐसा इक्वेशन आ जाए जब यहाँ एक्स की टर्म्स में हो, टी के टर्म्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के टर्म्स में हो तो इसको सीधा कीजिए ऐसे, ए की जो वैल्यू है वो है v dv अपॉन डी एक्स। ए की जो वैल्यू है dv अपॉन डी टी है, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है ये, या तीसरा वैल्यू लिखते हैं v dv अपॉन डी एक्स। आप जब इरोडो क्वेश्चन करोगे बार बार तो ये तीनों आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। सो v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको हमेशा जनरल टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें फाइनल रिजल्ट यहाँ पे जो है टाइम के टर्म्स में हमें निकालना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे फोर्सेस क्या लगेंगे। सो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे जो है रिएक्शन फोर्स कितने लगेंगे। सो रिएक्शन फोर्स लगेंगे इसमें एक तो mg की वजह से जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, दूसरा रिएक्शन फोर्स लगेगा इसकी वजह से, और ये कोई रिएक्शन फोर्स नहीं देगा, ये तो सिर्फ मोशन दे रहा है। ये डिटरमाइन करेगा कि वेलोसिटी कितनी होगी। सो हमें बेसिकली ये वाला टर्म निकालना है फाइनली, और ये तो हमें पता है जो mg वाला फोर्स होगा ये कोरोलिस वाला फोर्स होगा रिएक्शन के लिए। ये लगेगा अलॉन्ग z एक्सिस, मीन्स अलॉन्ग द एक्सिस, और ये लगेगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क।
सो आई जे के जो भी आप लेंगे उस टर्म्स में आंसर लिख सकते हैं। सो हमें बेसिकली टाइम डिपेंडेंट अगर इक्वेशन निकालनी है तो हमेशा इसको 2 स्टेज में सॉल्व करना होता है। टाइम डिपेंडेंट अगर निकालनी हो तो 2 स्टेज में करना है और इसको जनरल टर्म्स में आंसर निकालने हैं। ये 0 इसको ऐसे लिख लीजिए, dx इधर गया, dx v को 0 से v करते हैं। v इज़ अ टाइम डिपेंडेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड x इज़ वेरिंग फ्रॉम x0 टू x। जब हम सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर हमारा आ जाएगा गामा x स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ v इज़ रूट गामा रूट एक्स स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर। अब उसको सेकेंड स्टेज में जाके अब टाइम के टर्म्स में आएगा, दिस इज़ नाउ dx अपॉन dt। अब ये कुछ नहीं है, बस मैथ्स का क्वेश्चन है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर इज़ रूट गामा इंटू dt। ये आपको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका एक्चुअली कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आता है, या इसको आप सीधा x इज इक्वल टू x0 सीकेंट थीटा लिख के कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके log आएगा, log सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारा रूट गामा इंटू टी। इसको फर्दर हम लिमिट्स रखेंगे। आपने जो भी रखा था इनिशियली, हमने x का वैल्यू ले लिया, x इज इक्वल टू x0 सीकेंट थीटा रखा था ना यहाँ पे, ये रख के अपने इंटीग्रेट किया। ये डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हो, फार्मूला जो दिया हुआ है इसका, जो फार्मूला स्टैंडर्ड बुक्स में मैथ्स में आपने किया होगा। बस ये ई के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, आपका इक्वेशन आ जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ x आ जाएगा, और ये आएगा आपका x0 अपॉन 2 समथिंग लाइक दैट, ई रेज़ टू पावर सम से डेल्टा फंक्शन t प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा फंक्शन t, ऐसे कुछ आएगा। डेल्टा आपका रिलेशनशिप डिपेंड करेगा इस पे, गामा आई थिंक इट इज़ सिंपली रूट गामा टी आएगा, एंड दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक ऐसे आना चाहिए, गामा टी रूट गामा टी, एंड रूट गामा की वैल्यू है, रूट गामा इज़ रूट 5/7 ओमेगा। वो आप लिख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ गई तो डिफ्रेंशिएट करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फार्मूले में डाल के आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। डायरेक्ट आप v की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसमें लिख दीजिए, आपका v का वैल्यू आ जाएगा, या यहाँ से भी डायरेक्ट आपका v का वैल्यू आ जाएगा। dx अपॉन dt इज़ योर वैल्यू ऑफ v, या यहाँ से भी आप v का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें रख देंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। बेसिकली इस लेक्चर में मैं शॉर्ट वाले मेथड की वजह से मैंने टेकअप किया है, और स्फीयर में अजम्पशंस हैं कि साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम स्मूथ है, नीचे सरफेस रफ़ है। ये शुरू में बोलना भूल गया। सो नीचे सरफेस रफ़ है, साइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एजम्पशंस हैं। सो एजम्पशंस को देखते हुए दैट इज़ हाउ इट कैन बी डन।